हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नीना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। चलिए आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं मध्यकाल में झारखंड से। मध्यकाल में झारखंड में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई इसे हम सभी जानते हैं, और जितने भी जेपीएससी के स्टूडेंट हैं या झारखंड में किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। देखिए, मध्यकाल में जब झारखंड हम लोग देखते हैं तो मध्यकाल दो भागों में बांटा जाता है। पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पहले की क्या स्थिति थी, और उत्तर मध्यकाल अर्थात मध्यकाल के बाद क्या क्या हुआ। पहले हम सब पूर्व मध्यकाल को देखते हैं और समझते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के मध्य का काल। पूर्व मध्यकाल क्या था, इसका जो ड्यूरेशन था वो हर्षवर्धन, जब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो हर्षवर्धन से रिलेटेड होता है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच का जो काल था वही मध्यकाल है। इसमें क्या क्या खास बातें थी, तो महामाया मंदिर ये गुमला में है। ये हापामुनि गांव से प्राप्त हुआ था, और ये खास क्यों है तो इसका निर्माण नागवंशी शासक गंजघट राय ने कराया था 908 ईसा पूर्व में। ये सभी पॉइंट मध्यकाल के समय के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है इस मंदिर से। और ये यहाँ पर इसको लिखने का कारण यह है कि ये पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्नों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ ही है, पढ़ा रही हूँ मैं इस तरह से, इसी वजह से। दूसरा एक टांगीनाथ मंदिर ये गुमला में है, वो भी इसी काल में प्राप्त हुआ था। अलग अलग चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मंदिर से या फिर अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनसे, और किसी खास बात जो कि उस काल में हुई हो वो प्रश्न के रूप में बन जाता है। अब देखिए, छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ ये पूर्व मध्यकाल की बात है, ये उसी वक्त बनी थी, तो ये सभी प्रश्न में आते हैं। अब उत्तर मध्यकाल में खास क्या था, बख्तियार खिलजी जो 13वीं सदी में झारखंड से होकर ही गुजरा था, और नदिया ये वेस्ट बंगाल में है, इस पर आक्रमण करने के लिए जितने भी मुगल शासक थे वो ज़्यादातर आक्रमण कर करके अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। उत्तर मध्यकाल के समय, मध्यकाल के बाद की जो स्थिति रही उसमें बख्तियार खिलजी था जो बहुत भयंकर आक्रमणकारी था। वो वेस्ट बंगाल में नदिया जो स्थान है वहाँ पर आक्रमण करने को निकला था 13वीं सदी में, लेकिन उसके जाने का जो रास्ता था वो झारखंड होकर ही जाना था उसे। ज़्यादातर जो मुगल शासक थे या जो भी आक्रमणकारी होते थे उन्हें लोहे के हथियारों के, हाथी के, घोड़ों के, इस प्रकार के जितनी भी ज़रूरतें उनकी होती थी वो ये झारखंड के क्षेत्र से प्राप्त होती थी। उन्हें सारी ज़रूरतें उनकी झारखंड से पूरी होती थी। तो इन लोगों के लिए हमारा ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर उत्तर मध्यकाल में दूसरी क्या खास बात हुई थी, इल्तुतमिश और बलबन से प्रभाव मुक्त था झारखंड। इल्तुतमिश और बलबन से प्रभाव मुक्त रहा झारखंड। झारखंड के क्षेत्र में बहुत सारे आक्रमणकारी आए और अपना अपना हाथ आजमाया, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन के प्रभाव से ये क्षेत्र मुक्त रहा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, तो नागवंशी राजा काफ़ी प्रभावशाली था। जिस वक्त इल्तुतमिश और बलबन का राज चल रहा था उस वक्त हमारे झारखंड के क्षेत्र में नागवंशी राजा हरिकर्ण थे, और हरिकर्ण बहुत ही प्रभावशाली, और इनकी जो सेना और जो भी इनका शासन प्रशासन शैली थी बहुत ही प्रभावशाली थी, जिस वजह से ये जो मुगल शासक थे इस क्षेत्र में नहीं आ सके, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने
नागवंशी छज्जू मलिक, इसने नागवंशी शासकों को कर देने को बाध्य कर दिया था। देखिए, अलाउद्दीन का जब शासन आया तो उसका एक सेनापति था छज्जू मलिक। इसने नागवंशी शासकों पर अपना अधिकार जमाया और उसे टैक्स देने के लिए बाध्य किया। अर्थात कि इन अलाउद्दीन खिलजी के पहले इस क्षेत्र में जो राजा थे वो काफ़ी प्रभावशाली होते थे। वो टैक्स वगैरह नहीं देते थे, अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ ही या अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसने क्या किया, टैक्स सिस्टम को यहाँ पर लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाध्य किया यहाँ के नागवंशी शासकों को टैक्स देने के लिए। तो इस प्रकार से उन लोगों का धीरे धीरे यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगा। तो ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मुगल काल के समय बहुत सारे खास खास बातें हुई थी। अब देखिए, एक और मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये शासक था। अब यहाँ से इससे क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसका सेनापति मलिक बया था। देखिए, यही सब नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मलिक बया कौन था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। ये हजारीबाग में चाय चंपा तक पहुंचा था। जाने के क्रम में, युद्ध के क्रम में या अपने क्षेत्र विस्तार के क्रम में ये चाय चंपा स्थान तक पहुंचा था। और ये कौन था? मलिक बया। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। मध्यकाल में झारखंड से क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मैंने वही सब आप लोगों को बताया है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रूप में है। ये डिटेल से क्लास नहीं है। डिटेल की क्लास आप लोगों को नीना एजुकेशन पर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और अभी भी वहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस मेरे आते ही रहते हैं। तो आप लोग नीना एजुकेशन के वीडियो को भी देखिए, वहाँ पर हर विषय की को डिटेल से मैं बताती हूँ और हमेशा उस पर वीडियो आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी भी जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैं सारी क्लासेस रिवीजन वहाँ पर करवा रही हूँ। हरिकर्ण राजा या झारखंड में उस समय कौन था राजा? तो हरिकर्ण था। इसलिए बहुत अधिक अंदर तक ये नहीं आ पाया क्योंकि हरिकर्ण था और हरिकर्ण अच्छा प्रभुत्वशाली प्रभावशाली राजा था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो ये इस वक्त झारखंड में हजारीबाग पर इसने आक्रमण किया और हजारीबाग में आक्रमण करने के बाद झारखंड में इसने अपने एक स्थान में अपनी राजधानी भी बना डाली, जो कि स्थान क्या था? सतगावा। रिपीट होता है हमेशा ये प्रश्न। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हजारीबाग पर आक्रमण किया था और सतगावा को राजधानी बनाई थी। फिर हम सब देखते हैं लोदी वंश के बारे में। झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त रहा। झारखंड का क्षेत्र लोदी वंश जब आया, क्योंकि अलग अलग वंशों का एक ड्यूरेशन होता रहा पूरे भारत में, तो लोदी वंश के समय उन लोगों ने झारखंड में हस्तक्षेप नहीं किया और झारखंड मुक्त रहा लोदी वंश से। तो इस प्रकार से प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं कि कौन सा वंश था जिससे कि मुक्त रहा झारखंड? तो लोदी वंश उसमें आएगा। नागवंशी राजा झारखंड के बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत ही प्रभावशाली थे, जैसे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण। गजपति वंश के कपिलेंद्र गजपति, ये संथाल परगना और हजारीबाग छोड़कर सभी पर अधिकार कर लिया था। एक वंश आया था गजपति वंश। इसका जो शासक था कपिलेंद्र गजपति, उसने संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़ सभी पर अधिकार कर लिया था। अर्थात झारखंड के क्षेत्र के सभी हिस्सों पर उसका शासन हो गया था। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय, या इसे आदिल खान द्वितीय भी कहते हैं, इसने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह या आदिल खान, कोई भी, तो ये प्रश्न आता है। इसने अपना सैन्य दल झारखंड भेजा था, यहाँ पर अपना पूरा एकदम प्रभुत्व जमाने के लिए,
और इसे झारखंडी सुल्तान भी कहते हैं क्योंकि ये एक मुगल था और यहाँ पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए पूरा अपनी सेना भेजी और स्थापित करने का अपना पूरा प्रयास भी सफल किया, तो इसे झारखंड का सुल्तान या झारखंडी सुल्तान भी कहते हैं। तो ये मध्यकाल से रिलेटेड जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी मैंने आप लोगों को आज की क्लास में कराए। ये वस्तुनिष्ठ रूप से सभी प्रश्नोत्तर थे। अगली क्लास में एक और टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी जो झारखंड से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं फोकस झारखंड पे कर रही हूँ। झारखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं, कंबाइन जेपीएससी के कंबाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं और पहले कुछ फॉर्म वगैरह भरे गए थे सचिवालय वगैरह की, वो सब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा ये सभी आप लोगों का ये तैयारी करना। ये नोट्स आप रेडी करें, जब भी आप क्लास करें आप एक नोट पैड लेकर बैठें और सभी प्रश्नोत्तर को लिखें। लिखने से बहुत हेल्प होती है। और नीना एजुकेशन की वीडियो को भी आप देखें, वहाँ से मैं डिटेल से पढ़ाती हूँ और पूरा रिवाइज अभी करा रही हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोनों ही चैनल पर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।